का टेस्ट था 30। चलिए पहला क्वेश्चन चले। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में था? बोलो साबरमती कहां था? अहमदाबाद। तो सही आंसर अहमदाबाद। किस नगर के बाहर स्थित है? तो ठीक तो है। अरे बाहर का मतलब है नदी के किनारे है साबरमती, तो नदी के किनारे है तो शहर के बाहर है ना, हो गया। तो अहमदाबाद नगर के बाहर, बाहर करने का मतलब उस नगर में नहीं है ऐसा नहीं है, उसी नगर के स्थित बच रहा है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने गांधी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो ये तो सबको मालूम है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता में इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, महात्मा गांधी के संबद्ध आश्रम में पहला पुराना आश्रम कौन है? कौन है? फिनिक्स आश्रम। बहुत बढ़िया। अगला नंबर हम लोग देखें नेक्स्ट, करमचंद गांधी कहां के दीवान थे? राजकोट के दीवान थे। बोलिए। पोरबंदर, ध्यान दीजिए, पोरबंदर के दीवान थे, बीकानेर के थे और राजकोट के थे। तो ध्यान दीजिए, करमचंद गांधी इसमें ध्यान दें, पोरबंदर में ही वहां स्थित था, राजकोट वहां के राजा के दीवान थे। तो मेन ये दोनों ही है, तो एक से अधिक सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग चले। नोआखली काल में गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। गांधी के सचिव कौन रहे? प्यारेलाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ली? तो ये है बाजकुम सत्याग्रह, जो खेड़ा में तो डायरेक्ट भाग लिए। 7वां नंबर, गांधी जी पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ की? तो ये आंसर हो गया चंपारण। सही आंसर ए, इनमें से कोई नहीं। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं है, ये आंसर तो पूरा बढ़िया से खूब है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी ने जिस पत्रिका का संपादन किया? इंडियन ओपिनियन। आपको याद होगा इंडियन ओपिनियन, इसमें नहीं है। सही आंसर ई। गांधी जी का पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। जो ई में आंसर है उसमें आंसर भी लिखते चले जाएंगे। इसमें इंडियन ओपिनियन हो गया, इसमें बोलो आंसर क्या हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें चंपारण। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? हरिजन के अधिकार सुरक्षा के लिए? नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए? नहीं। हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए? आंसर ई, किसानों के लिए। फिनिक्स फॉर्म कहां है? तो फिनिक्स फॉर्म कहां है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया? ये लाइन सीधा सीधा लिखाया हुआ कॉपी में, अहमदाबाद सत्याग्रह या अहमदाबाद हड़ताल में भूख हड़ताल पहली बार प्रयोग किए। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चले नेक्स्ट, गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा साउथ से थे, और साउथ में कोई ऐसा नहीं था कि नील की खेती वगैरह वस्तु स्थिति बहुत समझ नहीं पाए, इसलिए विरोध नहीं रहे। आपको विरोध में पूछेगा कि बताओ विदेशी वस्त्र के बहिष्कार का विरोध असहयोग में कौन किए? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन किए? तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन किए? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध वामपंथी दल सभी किए, वामपंथी दल सभी किए। भीमराव अम्बेडकर भी किए। भीमराव अम्बेडकर भी कहे कि भारत छोड़ो आंदोलन अभी नहीं होना चाहिए, अभी जिस समय अंग्रेज परेशान है, सब जगह से हार रहा है, हम लोग की दायित्व नहीं बनती है कि इस समय साथ नहीं दे रहा है तो और विद्रोह करे। तो वामपंथी भीमराव अम्बेडकर से भारत छोड़ के विरोध में आ जाएंगे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। जमनालाल बजाज का स्टेटमेंट है सी। अगला नंबर, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी की अहिंसा का मतलब है कि हमें सत्य की प्राप्ति का रास्ता अहिंसा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो सेफ एंड्रूज, और सही आंसर सी एंड्रूज थे। अगला नंबर है, चंपारण में तीन कठिया प्रति का क्या तात्पर्य? तो ये सरल क्वेश्चन में से एक हो गया। तीन कठिया का मतलब क्या है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो ये तो एकदम आसान है। निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? यरवदा। बार बार जब पकड़ाते थे तो कहते थे चलो मंदिर ले चलो, मेरा यरवदा जली मेन है, तो सही आंसर यरवदा। चलिए नेक्स्ट अगला है, महात्मा गांधी का कौन सा श्रम औद्योगिक श्रमिक से संबंधित? यह भी पढ़ाने के दौरान साफ साफ बताए थे कि चंपारण और खेड़ा किसान का है, लेकिन अहमदाबाद एक से है औद्योगिक श्रमिक से। क्या परसेंट मांग किए थे? मजदूरों का मांग 50 था, मालिक 20, गांधी जी 35 पे कंप्रोमाइज करवाए। याद आया सबको? गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो बिल्कुल सही, गरीबी का स्थायित्व जो है लगातार उसी को सेट करना, ये हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है। बहुत बढ़िया। चंपारण सत्याग्रह में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया? तो आपको वल्लभ भाई पटेल होगा? नहीं। पटेल गांधी से पहली बार कब मिले? तो आपको याद है कि पहली बार खेड़ा सत्याग्रह में मिले थे, और इनको सरदार की उपाधि कहां मिला? बारदोली सत्याग्रह में मिला। तो खेड़ा में गांधी से पहली बार भेटी है, चंपारण में होगा नहीं, तो नहीं होगा। नेहरू भी थे? नहीं। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सेन, बिल्कुल सही आंसर कौन है? सी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सही आंसर नेहरू। अगला नंबर क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915। कहां लौटे थे आप बताओ? गांधी जी 15 में भारत आए तो उनकी जहाज गुजरात रुकी कि महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के किस बंदरगाह में? देखो ये बता देंगे, अपोलो बंदरगाह, याद है ना? तो अपोलो बंदरगाह कहां है? महाराष्ट्र में। ये पहली बार अपोलो बंदरगाह महाराष्ट्र है। 24 नंबर, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन, और सही आंसर माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी को आमंत्रित किया था? कुछ आपका एकदम चटनिया क्वेश्चन डाला हुआ है, हमको लगता है इस टेस्ट का ज्यादा लेवल नहीं रहा। इसमें 30 में अधिकांश बचेगा, 15 प्लस तो निश्चित होगा, और टॉप का लगभग 25 मार्क्स तक लगभग गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हार्डनेस नहीं है। चलिए अगला नंबर देखें, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कौन कहे? बताया थे सुभाष चंद्र बोस, अंडमान निकोबार आकर के राष्ट्रपिता रेडियो संदेश में इनको संबोधित किए थे, नहीं है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंका उतारा गया था? पीटर मारिट्जबर्ग स्टेशन। तो पीटर मारिट्जबर्ग सही आंसर भी। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। एम के गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिए? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिए, सही आंसर 1। भारत आने के बाद फिर 16 में लखनऊ में भाग लिए।
ध्यान दीजिए, भारत जब आ गए हैं तब 16 में लखनऊ, भारत आने के पहले अफ्रीका से वो आए हैं तो 1901 कलकत्ता में भाग लिए। निम्नलिखित कथनों में कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? किसानों से जुड़ा था, सही है। क्वेश्चन है सही नहीं है, किसानों से जुड़ा था तो सही है। तिनकठिया प्रथी का विरोध में संचालित किया गया, सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जीवी कृपलानी इसमें गांधी को सहयोग दिए, सही है। तीनों ही सही है, तो सही आंसर ए। चलिए, तो ए आपका पूरे पिछले क्लास में टेस्ट का हो गया। अगला टेस्ट भी आपको बता दें, अगला टेस्ट आपका चंपारण सत्याग्रह तक इसमें करवा दिया है। चंपारण के बाद आपका हो गया 1919। आपको याद है 1919 में घटना क्या है? हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, रॉलेट एक्ट। 1920 असहयोग आंदोलन, 1922 असहयोग आंदोलन समाप्त है, और यहां से लेकर के 1931 गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शामिल। अगला टेस्ट में आपका हो गया जालियांवाला, असहयोग, सविनय। सविनय तक फिर 30 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा। तब सविनय के बाद फिर टेस्ट पूरा करते हैं नहीं, ठीक है। एक स्टेप यहां तक होगा तो हार्डनेस थोड़ा बढ़ेगा, पूरा हो जाएगा तो हल्का क्वेश्चन आ जाएगा। यहां तक नहीं रहेगा तो हार्डनेस लेवल आपको ज्यादा मिलेगा, और अगला बार जब चलेंगे तो पूरा का पूरा 47 तक एकदम पूरा एक साथ हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, रिजल्ट हमको लगता है आज नहीं है, भाग्य अच्छा है। अच्छा, कितने लोग इसमें 30 में 25 प्लस ला रहे हो? वाह, 25 प्लस में इतना लोग है, वाह बहुत सुंदर। 29 कितना लोग का? 29, 30 में 30, 30 में 30 है। मतलब पहले हम देख लें अंदाज जो कर रहा है ठीक है कि झूठ पर उठा रहा है। हम इन्हें थोड़ा कि नहीं पहचानेंगे, जैसे रिजल्ट आएगा 30 में 3 लड़का उठाया तो तीनों को खोजेंगे कहां है। लेकिन अच्छी बात है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल इसमें थोड़ा कम था पिछले टेस्ट की अपेक्षा, लेकिन ये अच्छी बात है, इससे ज्यादा हार्डनेस का आपका बीपीएससी पूछ नहीं रहा है। हाँ, ज्योग्राफी सब टॉपिक वाइज पहले चलो। देखिए इसमें है क्या, ध्यान दीजिए, 15 अगस्त के बाद आप लोग का यहाँ ऑफलाइन भी, अभी ऑनलाइन टेस्ट चलेगा, ऑफलाइन में टेस्ट का जैसे ये सब संपादित हो रहा है वैसे ही हो जाएगा, फिर फुल लेंथ नहीं चलेगा। तो उसमें फुल लेंथ की दोगे तो बढ़िया रहेगा। 150 क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा जाएगा, और ऑनलाइन में उन लोग का भी फुल लेंथ का ही बारी आ गया, उन लोग का यूनिट वाइज टेस्ट खत्म हो तो यहाँ के साथ चलेगा, उसमें डिस्कशन रहेगा। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हम खुद उसमें डिस्कस भी कर लेंगे, और बाकी आपके डिस्कशन में दूसरे टीचर शामिल हो जाएंगे। जब तक नहीं सब फुल लेंथ हम एक बार पूरा का पूरा 15 अगस्त के बाद, 15 के बाद टारगेट रखा है आप लोग का। टीचर वाला जैसे समाप्त होगा तो आप लोग का टेस्ट हो जाएगा, उन लोग का टेस्ट की बारी आ गई है। हाँ, मैंने क्वेश्चन लेकर नहीं भागना है, क्वेश्चन लेकर भाग जाता है, मैं क्वेश्चन लेकर नहीं भागना है, मोबाइल के नेट से नहीं सर्च करना है, और तब टेस्ट देना। यहाँ अगर कहेगा कि मोबाइल से हम खोजेंगे तब टेस्ट का लेवल फिर हम दूसरा देंगे कि गूगल बाबा बताया नहीं उसको, बस समझ ना। तो फिर दोनों में जैसा कहोगे तो टेस्ट का फिर वही आंसर लेवल होगा। चलिए हम लोग अभी ध्यान दें, हम लोग पिछले क्लास में जो चल रहे थे आज कंप्लीट करें, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार ये हम लोग का एक आसान लेसन था, आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिए इसमें, चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दें, सामाजिक धार्मिक सुधार में आपको हमने बताया था कि भारतीय समाज में कई कुरीतियां आ गई थी। जैसे हम लोग का वैदिक समाज था, क्या वैदिक समाज में ऋग्वेद में दोनों दली से सोच करके वर्ण व्यवस्था था कि नहीं था? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण किस पर आधारित था? कर्म पर। एक ही घर में सब जाति, बाप बेटा अलग अलग। आपको बताया था ऋग्वेद का 9वां मंडल, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता भिषज है और माता चक्की पीसती है, और हम सभी साथ रहते हैं। बता रहा है कि एक ही घर में हम लोग 3 वर्ण के और साथ रह रहे हैं। इस समय कोई छुआछूत नहीं है, वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता है। गतिशीलता का मतलब जब चाहे चेंज कर सकते हैं कि पिछले साल हम क्षत्रिय थे अब वैश्य हो गए, अब हम दुकानदारी कर रहे थे, ऐसा हो सकता था। इस समय बहुत बड़ी बात हम लोग देखे थे, महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में बहुत अच्छी थी, पढ़ लिख सकते थे, विधवाओं का विवाह हो सकता था, बाल विवाह नहीं थे, विधवा इस समय ध्यान दीजिए, इस समय कोई पर्दा प्रथा नहीं है, सभी अच्छी स्थिति है। इस समाज की बात की धर्म में भी इस समय बताए थे कि हिंदू धर्म की शुरुआत में क्या मूर्ति पूजा है कि नहीं? हिंदू धर्म की शुरुआत में मूर्ति पूजा नहीं है, जिनसे लाभ वही भगवान, कण कण में भगवान की अवधारणा। सांस ले रहा है तो हवा में भगवान, वायु देवता की जय, आग से भोजन तो अग्नि देवता की जय, वृक्ष से छाया वृक्ष देवता की जय, जल पिए जल देवता की जय। ये मूर्ति पूजा नहीं है, मंदिर नहीं है। इस समय ऋग्वैदिक काल में कोई कर्मकांड नहीं है, उत्तर वैदिक के यजुर्वेद से कर्मकांड शुरू होता है। इस समय कोई भी तरह का यज्ञ नहीं है, ऋग्वैदिक काल में ध्यान रखना, यज्ञ नहीं है। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ प्रकृति पूजन, उपासना है, स्वयं करना है। इस समय कोई बीच में पुरोहित नहीं है, मध्यस्थ नहीं है। और इससे जो हिंदू धर्म चला, आपको बताया कि मध्यकाल आते आते सारे में विकृति आ गई, और इसी के सुधार के लिए एक चैप्टर आया सामाजिक धार्मिक सुधार। इसके सबसे पहले हमने बताया कि भारत में इसके अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय की पूरी कहानी हम लोग सुन चुके थे। इनको राजा की उपाधि कौन दी? अकबर द्वितीय। किस लिए? अपना पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजे, और इंग्लैंड का राजा कौन था? विलियम फोर। लेकिन 1833 में इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी पूरी कहानी हम लोग पिछले क्लास में सुन चुके थे। फिर हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि राजा राम मोहन राय के बाद दयानंद सरस्वती आए। इन्होंने कहा कि भारत में सबसे अच्छा वैदिक काल था, इसीलिए इन्होंने अपने समाज को एक संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर लौटो से एक संदेश है कि जो व्यवस्थाएं वैदिक काल में है फिर से वही स्थापित करो। इन्होंने कहा कि वेद लिखने वाले कौन? आर्य। और इसीलिए दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। फिर हम लोग देखे कि इनको भी जहर देके मार दिया गया, दूध में कांच पीस के मिला करके पिला दिए, मर गए। तब अगला हम लोग देखे थे विवेकानंद। विवेकानंद की कहानी भी हम लोग पिछले क्लास में पूरे सुन चुके थे। दयानंद के ओरिजिनल नाम मूल शंकर, और विवेकानंद का नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त को विवेकानंद कौन कहे? खेतरी महाराज। और खेतरी महाराज की कहानी भी पिछले क्लास में सुने थे, कैसे विदेश जाने का पैसा दिए। और विवेकानंद का मेन जन्म दिवस पूछा जाएगा 12 जनवरी 1863। और विवेकानंद का जो जन्म तिथि है हम लोग को मालूम है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो पिछले क्लास में लगता है विवेकानंद तक सब लिख चुके थे, हो गया था ना। अब आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग एक चल रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और फिर कई संस्थाओं को देखेंगे, फिर एक जगह लाइनअप करेंगे। आज कंप्लीट रूप से हम लोग इसको खत्म करेंगे, और तब अगला क्लास इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अगले दिन हम आपको पूरे पत्र पत्रिकाएं, एक क्वेश्चन वहां से आ जाए, सारे जितने भी पत्र पत्रिकाएं एक साथ कर लेंगे। और तब गवर्नर जनरल वायसराय, हम लोग का मॉडर्न खत्म पे केवल बंधन चलेगा, तो गवर्नर जनरल वायसराय एक साथ उसको पाएंगे। तो पहले नीचे हेडिंग दे दीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दें बढ़िया से। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो दिख रहे हैं, ये बड़ा गरीब घर के थे। 1820 में इनका जन्म बंगाल में ही है। इतने गरीब थे कि कहा जाता है कि स्ट्रीट लाइट, सड़क के किनारे जलने वाले रोशनी में पड़े। इनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था।
अब इनका नाम है ईश्वर चंद बंदोपाध्याय, लेकिन जिस संस्कृत विद्यालय में एडमिशन लिए इतने अच्छे इनकी संस्कृत हो गई कि इनको संस्कृत विद्यालय में कहा गया कि तुम बंदोपाध्याय नहीं विद्यासागर, विद्या का सागर हो, इतना किसी के पास जानकारी नहीं। तो देखिए विद्वता स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हुए बंदोपाध्याय से विद्यासागर नाम पड़ा। न केवल संस्कृत बल्कि बंगाली भाषा के भी उत्थान में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया। इसीलिए एक अच्छा प्रश्न आएगा कि आधुनिक बंगाली भाषा के जनक इनको कहते हैं, तो ये भी ईश्वर चंद विद्यासागर। आज जो बंगाली भाषा चल रहा है उस बंगाली भाषा के जनक के रूप में ईश्वर चंद विद्यासागर को ही जाना जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर दो काम के लिए सबसे फेमस रहे। एक, इन्होंने स्त्री शिक्षा का बहुत पक्ष लिया कि महिलाओं को भी पढ़ना लिखना चाहिए। क्योंकि हमने बताया कि यहाँ वैदिक काल में महिलाएं पढ़ती थी। वैदिक काल की विदुषी महिला अपाला, घोषा, अपर्णा, उत्तर वैदिक काल की भी गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, गीता, विदुषी महिलाएं। वेद में भी कई रचना में महिलाओं ने योगदान दिया, जैसे गार्गी वगैरह है, अपाला है, घोषा है। तो इस समय महिलाएं पढ़ लिख रही, लेकिन मध्य काल में हम लोग को मालूम है कि महिलाओं का पढ़ना लिखना बंद हो गया। ये सपोर्टर है कि स्त्रियों को भी शिक्षा मिलना चाहिए, और ईश्वर चंद विद्यासागर इनके लिए मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज कलकत्ता में कई जगहों पर इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज सिर्फ इसलिए बनाया कि इसमें महिलाएं पढ़ी। इसके बाद चूंकि 1829 में ही आपको मालूम है सती प्रथा पर रोक लग गई। लेकिन आपको एक बात समझाए थे कि महिलाएं जो सती हो रही थी वो जबरदस्ती होती थी कि जानबूझ के। हम लोग क्या सुने थे? महिलाओं को उनके पति के लाश पर जिंदा जला दिया जाता था, जबरदस्ती नहीं, महिलाएं जान के जलने को तैयार होती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो भाग जाएंगे तो उनको विधवा के रूप में बाद में रखा जाएगा। उनको 2-4 दिन बाद लौटेंगे, पति का दाह संस्कार हो गया तो पति को नहीं जलाया जाएगा, लेकिन उनको समाज कहेगा कि इसका पति मरा नहीं है, ये खा के भाग गई थी। और विधवाओं की स्थिति बड़ा नारकीय थी, बहुत खराब थी। और इसीलिए विधवाओं का जब तक शरीर चलता था भोजन वगैरह बना लेगी, जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त करती थी तो बड़ा कराहते हुए, बड़ा संकट में, बड़ा दुख में इनकी मृत्यु होती थी। और इसीलिए महिलाएं सोच लेती थी कि इस जिंदगी से बढ़िया जिंदा चल जाना, पति के मरने के बाद भागने का मन में ख्याल ही हटा दे कि हम जल जाएंगे, वो कहीं ज्यादा अच्छा। और 1829 में राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा हटवा दिया। अधिनियम कितना से? अधिनियम 17। तो अधिनियम 17 के द्वारा इस सती प्रथा पर रोक लगा दिया। अब बताओ, सती जब नहीं होंगे तो विधवाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब विधवा की संख्या बढ़ गई और समाज में लोग खराब दृष्टि से देख रहे हैं, तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा विवाह का बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया। देखो, इनको जाना जाता है 29 के बाद की जो विधवाएं, उनको ही कह रहे हैं लोगों को समझा के कि विधवाएं डायन नहीं होती, इनका दुर्भाग्य है, इनका विवाह फिर से होना चाहिए। कई जगहों पर लोग कहे कि तो अपन बेटा के काहे नहीं विधवा से विवाह कर देते? दूसरा के प्रवचन देना आसान है, अपना बेटा के करो तुम ना। ईश्वर चंद विद्यासागर जब ये सुने तो एक लौते बेटे, एक ही बेटा था, उसका विवाह इन्होंने विधवा से करवाया और बेटा भी तैयार हो गया। नहीं तो बेटा मॉडर्न जमाने का रहेगा, तो नहीं कर वो इस पैसा तो रहेगा मॉडर्न वाला। इनका एक लौता बेटा और वो विधवा से विवाह के लिए देखिए तैयार है, तो उस जमाने का इन्होंने रॉयल मॉडल दिया। और जहां जाते थे बेटा और पुतों को लेके गांव में जाते थे कि देखिए विधवा थी और आज सब लोग को जगा रही है, देखिए हमारे बेटे के साथ बड़ा सुखी है। समाज में एक नए संदेश देने का काम किया और इन्हीं के प्रयास से 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। अधिनियम कितना से? अधिनियम बोलो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 5। अधिनियम कितना है? 5 से। ये 1856 का अधिनियम 5 है, जिसके द्वारा विधवाओं का पुनर्विवाह फिर से निर्धारित किया गया। मतलब विधवा का विवाह भी होगा तो कानूनन वैलिड। और ये 1856 में इनके प्रयास से हुआ, तो अभी हम लोग इनके बारे में नोट करेंगे। और तब यहां से हम लोग कई संस्था चले। अब 5-6 संस्था के बाद मैंने एक जगह सबको वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप के बाद गारंटेड है कि यहां से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो पहले जल्दी से फटाफट हम लोग कर लें। नीचे लिख दीजिए इनका जन्म 1820 में कोलकाता में हुआ। 1820 में कलकत्ता में हुआ। नीचे डैश देखिए, इनका मूल नाम ईश्वर चंद बंदोपाध्याय था। ईश्वर चंद बंदोपाध्याय था। संस्कृत विद्यालय में इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिला। विद्यासागर की उपाधि मिला। नीचे डैश लिख दीजिए। आधुनिक बंगाली भाषा के जनक भी इन्हें कहा गया। आधुनिक बंगाली भाषा के जनक भी इन्हें कहा गया। नीचे डैश देखिए। स्त्री शिक्षा के बढ़ावा के लिए इन्होंने बंगाल में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना किया। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज अंडरलाइन कर देंगे। इन्होंने बंगाल में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। इनके प्रयास से 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। चलिए ध्यान दीजिए। और छोटे छोटे कुछ संस्थाएं हैं जिनको एक बार समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट संस्था है वेद समाज। संस्था का नाम है वेद समाज। और बहुत ही बढ़िया, ध्यान दीजिए। देव समाज अलग है, शिव नारायण अग्निहोत्री का देव समाज अलग। ये नहीं समझना कि देव के जगह वेद लिख दिया, वेद समाज ही नाम। तो इसके बारे में क्वेश्चन देखो, आपको ज्यादातर चांसेस रहता है कि जिन बात को आप हल्का सुने हो वहीं से प्रश्न देते हैं। सामाजिक धार्मिक में आएगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बहुत भी दूसरा है तो उसको एकदम दे दे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई। और ये इसका सब थ्योरी वही है जो लगभग ब्रह्म समाज का। देखो,
इसीलिए दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज इसी को कहा गया। तो पहला एक अच्छा क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज निम्नलिखित में किसे कहा गया, तो आंसर होगा वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1863 में। तो बच्चे बताओ वेद समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत सुंदर। वेद समाज के संस्थापक कौन है? धरालू नायडू। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वेद समाज के संस्थापक है धरालू नायडू, और धरालू नायडू ने मद्रास में इसकी स्थापना किया कब? 1863 में। इसके सिद्धांत लगभग वही है जो आपके ब्रह्म समाज का है। मतलब ब्रह्म समाज का मतलब ये बताओ क्या मूर्ति पूजा मानेंगे? नहीं, नाम वेद का है। वेद ऐसे भी कहता है कि हिंदू धर्म में जिस समय वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है, मूर्ति पूजा दोनों में कहीं नहीं। बात समझेंगे? इस समय ऋग्वैदिक हो या उत्तर वैदिक हो, मूर्ति पूजा नहीं। इस समय आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज कहता है कि क्या इस समय कोई कर्मकांड होना चाहिए? नहीं, कर्मकांड के पक्षधर नहीं है, और इसीलिए लगभग थ्योरी एक होने के कारण दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहते हैं। तो इसे दो तीन अच्छे ऑब्जेक्टिव है जो जल्दी से फटाफट लिख लीजिए, नीचे हेडिंग दे दीजिए। तो वेद समाज हम लोग सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। 63 है, 67 में प्रार्थना हो जाएगा, प्रार्थना समाज कर लेंगे। फिर 67 के बाद 73 में फिर हो जाएगा सत्यशोधक समाज, 75 में फिर आपका हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो सब एक सीरीज में ही कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो वेद समाज नीचे डैश पे लिख दीजिए। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया है। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। नीचे स्टार लाके डैश पे लिख दीजिए। वेद समाज की स्थापना 1863 में 1863 में मद्रास में धरालू नायडू द्वारा किया गया। धरालू नायडू को अंडरलाइन कर लेंगे। धरालू नायडू द्वारा किया गया। धरालू नायडू द्वारा किया गया। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, चलिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप सुनेंगे। ब्रह्म समाज जो स्थापित हुए थे राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद। आपको याद है कि ब्रह्म समाज में 1833 के बाद जब राजा राम मोहन राय मर गए तो उसके पुरोहित के रूप में 1866 ईस्वी तक 65 में रिजाइन किए हैं केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन के समय भारत के विभिन्न जगहों पर ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। उसी में ब्रह्म समाज की एक शाखा केशव चंद्र सेन द्वारा महाराष्ट्र में खोला। महाराष्ट्र में जब इनके सिद्धांत को लोगों ने सुना तो इसी के प्रेरणा स्वरूप में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसलिए अगर क्वेश्चन आएगा प्रार्थना समाज के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो ये सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से एक प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना 1867 में दो प्रमुख व्यक्ति हैं। ऐसे एक सबसे प्रमुख है आत्मा राम पांडुरंग। तो आत्मा राम पांडुरंग इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके सबसे इंपॉर्टेंट सहयोगी रहे एमजी रानाडे, जिनको हम लोग कहते हैं महादेव गोविंद रानाडे। और देखो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपको। महादेव गोविंद रानाडे जो देख रहे हो, ये मुख्य धारा से विपरीत जो एक्चुअल है वही बोलते थे, और इसीलिए ये महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के पिता कहते हैं, क्योंकि ये सभी सिस्टम स्थापना कहां है? महाराष्ट्र। और इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के जनक किन्हें कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे को। इनको पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। सुकरात कौन थे? यूनानी थे, और ईसा पूर्व में ही सबसे पहले धर्म के कुप्रथा के अगेंस्ट बोलने का काम किया। उस जमाने में तो धर्म के विपरीत बोलने वाले को एक ही सजा थी, वो क्या थी? मृत्युदंड। और उस समय यूनान में मृत्युदंड लटका के नहीं, जहर देके होता। तो सुकरात को धर्म के सुधार के लिए बोलने पर जहर देके मार दिया। जैसे अभी भी तुम देखोगे पाकिस्तान में अल्लाह के खिलाफ बोलने पर इस निंदा कहलाता है, और इस निंदा का मतलब भगवान की निंदा, और इसमें सिर्फ एक ही सजा है, मृत्युदंड। आदमी की तुम निंदा जितना कर लो, अल्लाह की निंदा किया तो सीधे अल्लाह से भेंट करवा देंगे। और उस समय भी सुकरात इसी में मारा गया। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पश्चिम भारत के सुकरात कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। ये प्रार्थना समाज में आपका एक प्रश्न बनेगा, तो नीचे लिख दीजिए डैश देके प्रार्थना समाज, नीचे डैश देके लिख दीजिए प्रार्थना समाज के स्थापना के प्रेरणा स्रोत। अगर संस्थापक नहीं पूछेगा, प्रेरणा स्रोत पूछेगा, तो केशव चंद्र सेन होंगे। प्रार्थना समाज के स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन थे। नीचे डबल स्टार लगा दो, काफी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि प्रार्थना कहां से होती है? आत्मा से। इसलिए संस्थापक आत्माराम। जब कहेगा प्रार्थना तो कहना कि आत्मा से करिए, तो आत्माराम, तब भगवान बैठोंगे। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे थे। नीचे डैश देंगे महादेव गोविंद रानाडे को, इसमें विस्तार लगा दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत के सुकरात या पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के जनक कहा गया। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के जनक कहा गया। चलिए देखिए हम लोग पहुंच गए हैं कब तक?
1867 के बाद 73 की बारी है, तो 73 में स्थापना होती है, वो है सत्यशोधक समाज। तो पहले समझ लेंगे सत्यशोधक समाज के बारे में हम लोग समझेंगे। ये बाकी से थोड़ा अलग है, क्योंकि सत्यशोधक समाज सबसे ज्यादा एक खास वर्ग के उत्थान पर बल देता है, वो है दलित वर्ग पर। बात समझेंगे, ये सभी सबको लेकर चल रहे हैं, लेकिन सत्यशोधक समाज के स्थापना संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। और नाम से ही क्लियर है, फूले का मतलब फूल के व्यापार करते थे, यानी कि फूल गए थे नहीं, फूल के बिजनेस करते थे, अच्छा प्रॉफिट। और इनके पिता भी फूल के बिजनेस करते थे, तो फूल में इनकम था, अमीर हो चुके थे, आर्थिक बहुत दिक्कत नहीं थी, और इसी कारण से ये पढ़ाई लिखाई भी की, पढ़ लिख भी गए। लेकिन निम्न जाति के होने के कारण कई जगहों पर इन्हें अपमान सहना पड़ता। अब एक बार एक ब्राह्मण मित्र के विवाह में जब ये गए, मित्र ही थे, साथ में पढ़े थे, बुलाया, लेकिन जब बाकी लोगों ने जाना कि ये निम्न जाति का है, तो उस विवाह में इन्हें भारी अपमानित करके इनको निकाल दिया। जब काफी अपमान का सामना किया सिर्फ जाति के लेकर के, तब घर आके अपने पिता से कहे कि भाई उनसे ना हम पहनावा में खराब थे, उनसे अच्छे ड्रेस पहन के गए थे, पढ़ने में भी उससे कमजोर नहीं थे, धन में भी कोई बहुत गरीब नहीं है, तब हमको क्यों निकाला गया? पहनावा खराब रहता तो होता क्या भाई ड्रेस खराब। तो पिता ने कहा कि देखो वर्षों से यही चला रहा है, तो हल्ला करके आखिर क्यों चला रहा? तो इनके पिता ने समझाया कि धर्म ग्रंथ में यही लिखा हुआ है, ब्राह्मणवाद यही है, ब्राह्मणों के द्वारा यही कहा गया है कि वे स्वस्थ है, और धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भाई ब्राह्मण सबसे ऊपर है, निम्न जाति अलग है, स्वस्थ भोजन ना करो, ये सब बात यहाँ लिखी हुई। ज्योतिबा फुले को ये बात लग गई, पढ़े लिखे थे ही, उन्होंने कहा कि समस्त मानव को बनाने वाले कौन? ईश्वर। जब ईश्वर ने सबको बनाया तो फिर भेदभाव क्यों? पिता कहे कि हाँ भाई बात भी ठीक है तुम कह रहे। तो अब पिता को कस के पूछ रहा है कि तो सत्य क्या है? ईश्वर के बनाए हुए सब लोग एक है, तो फिर भेदभाव क्यों? या जो ग्रंथ में लिखा गया वो सत्य कौन है? पिता कहे कि देखो अभी सब हमको इतना नहीं मालूम। तब उन्होंने कहा कि तो सत्य क्या है, हम शोध करेंगे, और एक समाज बनाया है सत्यशोधक समाज। लेकिन इनका जो सत्यशोधक समाज है सिर्फ एक चीज पर बेस्ड कि सत्य क्या है, क्या ईश्वर ने जिन मानव को बनाया उन मानव में भेदभाव होना चाहिए या सब एक होना चाहिए, मानव मानव एक समान हो, इसी के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। और इनका खास एक ही चीज पर फोकस था, और वह फोकस था ब्राह्मणवाद का विरोध। तो ब्राह्मण अलग है और ब्राह्मणवाद अलग। ब्राह्मण के विरोधी नहीं है, ब्राह्मण हो बहुत अच्छी बात है, जैसे हम अलग जाति के तो तुम ब्राह्मण हो, इसका विरोधी नहीं। लेकिन ब्राह्मणवाद में तुम कहोगे कि हम नहीं भी पढ़े हैं फिर भी तुमसे श्रेष्ठ है, हम गंदा कपड़ा भी पहने हैं, तुम्हारे साफ से हम बढ़िया पवित्र है, ये ब्राह्मणवाद है। कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। देखने में हमको लगना चाहिए कि हाँ जैसे हम हैं साफ तो तुम भी साफ, तो दोनों साफ, सही है, फिर गंदा कपड़ा है तब बोल सकते हो। ब्राह्मणवाद कहोगे कि हमारा ब्राह्मण है इसलिए श्रेष्ठ है, पढ़े लिखे नहीं तब भी श्रेष्ठ है, ये नहीं चलेगा। और पहली बार ये महाराष्ट्र में तहलका मचा दिए, ये पहली बार कह रहे हैं कि शादी विवाह में भी अपने संबंध पढ़ो। ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ठीक ही है, सब लिखा हुआ, विवाह मंत्र पूजा का विधि सब लिखा हुआ, तो क्या जरूरत है पढ़वाने का कि वो बैठ के पढ़िया करवाई? घर में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लो किताब ले लो और विधि विधान बोलो, लोग करेंगे पढ़ के बोलो, लेकिन स्वयं करो, कोई खास पे डिपेंडेंट नहीं रहना है तुम। हम इसका विरोध करते हैं और ये कह रहे हैं कि दलित वर्ग को भी पढ़ना चाहिए। दलित की महिलाएं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। इन्होंने पहला काम किया ज्योतिबा फुले की, अपनी पत्नी को कहे कि तुम पढ़ो पहले, और सावित्रीबाई फुले को सबसे पहले पढ़ाए और कहे कि अब तुम काम लायक पढ़ लिए है, अब तुम्हारी ड्यूटी है दलित लड़कियों को पढ़ाओ। और सावित्रीबाई फुले पहली महिला है जो दलित वर्ग को पढ़ाने के लिए अध्यापिका बनी है, टीचर बनी है। उस जमाने में महिला टीचर में पहला है सावित्रीबाई फुले। और देखिए सावित्रीबाई फुले कौन है? ज्योतिबा फुले की पत्नी। और ये दोनों का खास फोकस, देखो बाकी फोकस से अलग, बाकी लोग कहा ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, मूर्ति पूजा नहीं करो, फलाना नहीं करो, ये कह रहा है कि पूजा भी करो अपने करो, ये सबको हटाओ, इसके विरोधी। ये स्त्री शिक्षा में भी सब स्त्री का करेंगे हम नहीं जानते, दलित वर्ग से जो है छुआछूत जो कर रहे हैं उन लोग के लिए हम हैं और हमारी पत्नी है और हम लोग वर्क करें। तो देखिए महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी एक प्रेरणा का स्रोत है भीमराव अम्बेडकर के लिए। भीमराव अम्बेडकर भी प्रशंसा की कि नहीं बहुत बड़ा प्रयास रहा। तो ये हम लोग को सत्यशोधक समाज बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। 1873 में हिंदू धर्म के लिए अमेरिका में तहलका मचेगा और अमेरिका से संस्था चलेंगे, तो वहां 75 का थियोसॉफिकल सोसाइटी वो अमेरिका में बेचते हैं, हम लोग उसको फिर स्टडी करेंगे। तो अभी नीचे हेडिंग दे दीजिए सत्यशोधक समाज। इस सत्यशोधक का मतलब समझ में आया? सत्य का शोध, किस बात का सत्य? ये सत्य ग्रंथ में है या सत्य ईश्वर के बनाए हुए सब एक में है, इसका शोध हो रहा है। ये सत्यशोधक यहाँ सेंस उसी का है, सत्यशोधक समाज। नीचे रेस्ट लिख दीजिए। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने किया। ज्योतिबा फुले ने किया। नीचे डैश लिख दीजिए। इनके द्वारा ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया। ब्राह्मणवाद कौमा छुआछूत, ब्राह्मणवाद कौमा छुआछूत का विरोध किया गया। ब्राह्मणवाद और छुआछूत का विरोध किया गया। नीचे डैश देखिए। सत्यशोधक समाज द्वारा दलित वर्ग के उत्थान की बात की गई। दलित वर्ग के उत्थान की बात की गई। दलित वर्ग के उत्थान की बात की गई। नीचे डैश देखिए। सावित्रीबाई फुले ने पहली महिला विद्यालय की स्थापना किया। पहली महिला विद्यालय की स्थापना किया। दलित महिला का तो ज्यादा अच्छा। पहली दलित महिला विद्यालय की स्थापना किया। दलित महिला विद्यालय की स्थापना किया। नीचे हेडिंग दीजिए, फिर कलम रखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। चलिए सुनेंगे, बड़ा गहरा आश्चर्य आपको होगा। थियोसॉफिकल दो शब्द से बना है, एक है थियो और एक है सोफिया। बताओ थियोस का एक ग्रीक वर्ड है
थियोस का अर्थ क्या है? तो ईश्वर। और सोफिया का अर्थ क्या है? ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान के लिए एक थियोसोफिकल सोसाइटी। गहरा आश्चर्य की बात क्या है? तो रूस की एक महिला है, मैडम ब्लाडीवस्की, रशियन महिला। लेकिन जब रशियन महिला ने भारत के उपनिषद को पढ़ा तो इतना प्रभावित हुई कि थी रशियन और रह रही थी न्यूयॉर्क में, तो ये कह रही है कि ईश्वर का ज्ञान जो है वो प्राचीन हिंदू ग्रंथ में है, बाकी किसी में नहीं। और न्यूयॉर्क में ही प्राचीन हिंदू धर्म के जो उपनिषद की बात है, उपनिषद को हम लोग वेदांत कहते हैं, जो वेदांत फिलॉसफी है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान यही है। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना रशियन महिला के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया 1875 में। महिला का नाम क्या है? मैडम ब्लाडीवस्की। और ध्यान दीजिए, मैडम ब्लाडीवस्की एक रशियन महिला है। बाद में जब इन लोगों को उपदेश देना शुरू किए तो एक कर्नल थे, बड़ा प्रभावित हुए, कर्नल ऑलकॉट, और कहे कि तब हम भी इसमें जुटेंगे। और कर्नल ऑलकॉट और ब्लाडीवस्की ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक नया चिंतन दिया कि जितने भी धर्म है उन सभी से अच्छा भारतीय हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति और उनके जो उपनिषद का वेदांत दर्शन है उससे बढ़ के कुछ नहीं। और जब भारत के प्रचार कर रहे हैं इन लोग के जुड़ने वाले रशियन और विदेशी लोग, इंग्लैंड के आयरलैंड की एक महिला है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला है, क्रिश्चियन है। इतना प्रभावित हुई जब इन लोग बातों को समझी तो कही कि हम भी हिंदू बनेंगे, हिंदू धर्म ज्वाइन की। और ये आयरलैंड का मतलब इंग्लैंड का ही पार्ट हो गया। ये एनी बेसेंट कही कि ये दर्शन इंडिया का है तो हम इंडिया जाएंगे। और यही मद्रास में पहली बार 1875 में खुला है, लेकिन भारत में 1888 में ओडियार में इसका कार्यालय पहली बार खोला गया। और इसी सिलसिले में एनी बेसेंट कंप्लीट यहाँ के फिर हिंदू बनकर के कंप्लीट इंडिया में रही। और एनी बेसेंट आपको मालूम है प्रथम महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कब? 1917। आपको बताया कि महिला अध्यक्ष 17, 25 और 33। इसमें एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, 2 कलकत्ता और 1 कानपुर। तो एनी बेसेंट अब देखिए आई है भारत। क्या एनी बेसेंट भारतीय है? नहीं। कहां की महिला? आयरलैंड की, इंग्लैंड की महिला, लेकिन वो हिंदू फिलॉसफी से प्रभावित है और हिंदू धर्म को ज्वाइन करके भारत में सेवा की। तो ये देखो थियोसोफिकल सोसाइटी में बहुत अच्छा है। ये थियो का मतलब क्या है? ईश्वर। सोफिया का मतलब ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। और ईश्वरीय ज्ञान कहां है? वेदांत में। वेदांत का मतलब कहां है? उपनिषद में। इसकी स्थापना किस लिए हुई? प्राचीन हिंदू धर्म के जो दर्शन है उसको प्रोत्साहित करने के, यानी हिंदू धर्म के उत्साह के बढ़ाने के लिए, उनको विकास करने के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां है? न्यूयॉर्क में। तो जो विदेश में स्थापित है तो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा हो गया। अब इसके बाद सभी संस्था को इंपॉर्टेंट को एक जगह कर देंगे, संस्था और संस्थापक आपको याद होना चाहिए। तब अंग्रेजों के द्वारा जो भी अधिनियम को सुधार करा समाज में वो एक जगह हो जाएगा। बस उसके बाद यहां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो नीचे लिख दीजिए ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द थियो ब्रैकेट में ईश्वरीय, थियो ईश्वरीय, और सोफिया, सोफिया में क्या हो गया? ज्ञान, से थियोसोफिकल सोसाइटी का निर्माण हुआ है। से थियोसोफिकल सोसाइटी का निर्माण हुआ जिसका अर्थ ईश्वरीय ज्ञान होता है, जिसका अर्थ ईश्वरीय ज्ञान होता है, ईश्वरीय ज्ञान होता है। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए। इसके स्थापना का उद्देश्य, इसके स्थापना का उद्देश्य प्राचीन हिंदू दर्शन, प्राचीन हिंदू दर्शन ब्रैकेट में वेदांत दर्शन, वेदांत मींस उपनिषद, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। नीचे देखिए इसकी स्थापना, इसकी स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 में, 1875 में रूसी महिला, रूसी महिला मैडम ब्लाडीवस्की, मैडम ब्लाडीवस्की, मैडम ब्लाडीवस्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा हुआ, और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा हुआ, कर्नल ऑलकॉट के द्वारा हुआ। नीचे डबल स्टार लगा लिख दीजिए। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यालय, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यालय देखो स्थापना कब है? 75, 7 साल बाद भारत में आता है। तो इसलिए 70 साल कितना हो गया? 82। तो लिख दीजिए भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यालय 1882 में, 1882 में मद्रास के ओडियार शहर में हुआ। मद्रास के ओडियार, ओडियार शहर में हुआ। नीचे डैश देखिए। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार, थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट ने किया। आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट ने किया। आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट ने किया। चलिए बाकी सिंपल सीधा सीधा सबका संस्था और संस्थापक 2 कॉलम बना लीजिए, और जितने पढ़े हैं उन सबको एक जगह कर देंगे हम लोग, संस्था और संस्थापक। चलिए याद करो राजा राम मोहन राय का पहला संस्था कौन था? आत्मीय सभा। और आत्मीय सभा के बाद फिर क्या बनाए? हाँ, आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1815। और 1828 में इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज। सुनते जाएंगे ठीक से। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, इन दोनों के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये दोनों के संस्थापक हो गए राजा राम मोहन राय। अब ध्यान दीजिए,
आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज ये तो हो गए। फिर हम लोग देखे कि इसी में भारतीय ब्रह्म समाज की बात हो। बोलो। हाँ, इसी में भारतीय ब्रह्म समाज को हम लोग दूसरा नाम सीखे थे, नवीन ब्रह्म समाज। आपको याद होगा कि ब्रह्म समाज दो भागों में बटा, आदि और नवीन। नवीन में ही भारतीय हो गए और इसके संस्थापक कौन हो गए? केशव चंद्र सेन। जस्ट अभी हम लोग फिर देखे वेद समाज, और इसी से मिलता जुलता है देव समाज। दोनों एक साथ कर लो। बोलो, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? बोलिए जल्दी। तो धारालू नायडू। धारालू नायडू ये वेद समाज के संस्थापक हैं। और देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। तो शिव नारायण अग्निहोत्री। इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू 5-5 का सीरीज करते जाएंगे। जल्दी से 5 पहले लिखिए, फिर 5 सभी संस्था को एक जगह कर लेंगे। कई बार एकदम आसान प्रश्न आ जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, और संस्था के विचार से भी प्रश्न होते हैं जो आपको समझाए हैं। 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ लोगे। बाकी टेस्ट में अच्छे लेवल का हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो एकदम जितना जनसंख्या सब जला जाएगा। निकलिए। चलिए हम लोग फिर पुनः 5 फिर बात है। चलिए हम लोग 5 पुनः फिर बार है। पांचों को ठीक से फिर बढ़िया से समझेंगे हम लोग। सब सुना हुआ है, केवल एक जगह आपको लाइनअप करवा दे रहे हैं और तब क्वेश्चन राउंड में चलेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा पहले से आर्य समाज, फिर हम लोग देखे प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, फिर हम लोग देखे सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, फिर हम लोग देखे थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, और तब हम लोग देख चुके हैं पहले से वो हो गया रामकृष्ण मिशन। ये तो हम समझते हैं, सब लोग फटाफट हमको नाम बता सकते हैं। जल्दी बता दो। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और कौन हो गए? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकॉट और व्लादिवोस्टोक, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। जल्दी से करें, फिर एक राउंड और हम लोग देख लेंगे तो लगभग हो जाएगा। एक्ट अधिनियम तो आप लोग पॉलिटी में पढ़ ही लिए होंगे। एक्ट अधिनियम संवैधानिक विकास पढ़ाए होंगे ना जी? मैं बात इसलिए पढ़ लूंगा या फिर बोलोगे उनको पढ़ा देंगे दोनों जो काम। ठीक, पॉलिटी वही परसों शुरू हो जाएगा। हमारा थोड़ा 5-6 दिन में टीचर वाला थोड़ा व्यस्त रहेंगे, उनको इसलिए बुला लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चले। भारतीय सेवक समाज, भारतीय सेवक समाज बहुत ही बढ़िया और ये अच्छा है भी इंपॉर्टेंट। गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत इंपॉर्टेंट है। रहनुमाई, रहनुमाई मजदयाशान सभा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको जब भी देगा तो यही सब टाइप कर रेलवे में छोटा देता है समाज के संस्थापक कौन है, तुम लोग को भी संस्थापक देगा, लेकिन ये सब पहला उठा दे। भारतीय सेवक समाज, रहनुमाई मजदयान सभा। बताओ रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापक कौन थे और किस लिए किया? कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। पारसी धर्म में सुधार के लिए, जैसे हिंदू धर्म में सुधार की बात चल रही थी, उसी तरह पारसी धर्म में सुधार के लिए रहनुमाई मजदयाशान सभा का स्थापना पहला पारसी कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, उन्हीं के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी। अब इसके नीचे 5 और घिस करके गैप छोड़ दीजिएगा। आप कहीं हमारे टेस्ट से कहीं से नए नए कुछ सभाएं अगर मिलती है तो पहले इतना याद रखोगे और उत्साहित होगे। नया मिलने से चिढ़ना नहीं है, नया से खुश होना है कि चलो एक नया बैच हुआ उसमें डाल देगा, 5 और डालोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा वर्क इसमें और करेंगे तो यहां से क्वेश्चन बनने लगेगा। नीचे 5 लाइन छोड़ दीजिए और नीचे छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार में, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार में, भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया योगदान, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया योगदान, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया योगदान। तो 3 बात पूछते हैं। पहला बहुत छोटा होता है, वो है वर्ष। दूसरा होता है ब्रिटिश द्वारा किया गया कार्य, ब्रिटिश द्वारा किया गया कार्य। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। ऐसे तो जब आपको हम डिटेल गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ाएंगे तो उस समय ये बात पूरे फिर से आ जाएंगे, लेकिन अभी इस लेसन में भी इसको एक बार लॉक कर देना अच्छा है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको बीपीएससी लगातार ट्रेंड में रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जैसे हम लोग देखें शुरुआत की बात करें तो सबसे पहला शुरुआत 1804 का, और 1804 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित किया। वह अधिनियम था बाल हत्या निरोध अधिनियम, बाल हत्या निरोध अधिनियम। बताओ इस 1804 में बंगाल के गवर्नर कौन रहे हों? लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन कैसे आता है उस बात को समझो। आपसे 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, बाल हत्या निरोध अधिनियम किस गवर्नर जनरल ने पारित किया? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली। कब पारित हुआ? 1804। डेट भी पूछेगा, इधर भी पूछेगा, दोनों ही इसका इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
उन्मूलन अधिनियम। इस सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो देख रहे हो, यह किसने लाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी प्रकार से आपको मालूम है कि भारत में ठगी प्रथा का उन्मूलन कब आया? 1843। 1843 में ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम आए, और यह है दास प्रथा। दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम। दास प्रथा को फाइनली यही समाप्त किया गया। इसके पहले भी रोक था, हम लोग पढ़ेंगे जब उसमें आपका गवर्नर जनरल की बात आएगी, लेकिन 43 में दास प्रथा को कंप्लीट हटा दिए, और ये थे लॉर्ड एलन बैरो। एलन बैरो के द्वारा कंप्लीट हटा दिया गया। और जस्ट 1844 में इस समय नरबली समाप्त का अधिनियम आया, नरबली रोक अधिनियम, कि नरबली कोई नहीं करेंगे। और यह अधिनियम 44 में किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लाया गया। देखो यह दास प्रथा वाला बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका, तो आपसे कहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 43 और 44 लिखते हैं। इसके बाद सीधा सीधा हम लोग की बारी है 1856। 1856 में आप पढ़े अभी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और बोलो इस अधिनियम को कौन लाए? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बोला जाएगा। हाँ, इस समय अधिनियम आया है 56, डलहौजी तो चला गया 55। अधिनियम पारित ड्राफ्टिंग था, लेकिन लाने का काम कैनिंग के समय हुआ। एक दो और कर लेंगे बस, इससे हो जाएगा। फिर उसके बाद दो प्रश्न आपसे बनवा देंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस प्रश्न के बनाने से आपको आइडिया लग जाएगा। और एक क्वेश्चन मान के चलो कि आपका ये सेक्शन से निश्चित रूप से रहेगा। केवल सामाजिक धार्मिक से 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, एकदम बढ़िया से इसको पढ़ेगा, एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। और 20 क्वेश्चन में आप अगर इसमें सब लेवल हाई करेंगे कि बुद्धि लगा के बनाओ आप, पहला तो इतना रो मटेरियल ठीक है, तो फिर बुद्धि हाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1856 के बाद आपको मालूम है कि 1857 का विद्रोह हो गया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने एक नई नीति अपनाई कि हमें भारतीय समाज में हस्तक्षेप नहीं करना, और इसीलिए जितना तेजी से 4 से 56 में चेंजिंग है, अब वो तेजी रुक जाएगी। अब अंग्रेज की नीति बदल चुकी है, और इसीलिए अब यहां के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 1929। 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है सारदा अधिनियम से। और सारदा एक्ट जो देख रहे हो, सारदा अधिनियम जो देख रहे हो, ये किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह से संबंधित है। पहली बार महिलाओं का उम्र 14 और पुरुष का उम्र 18 साल ये न्यूनतम विवाह के लिए निर्धारित किया गया। क्योंकि आपको बताया था कि अंग्रेजों के समय तो 0 हो चुका था, और उसको फिक्स किया गया सारदा एक्ट के द्वारा। और रिवर्स क्वेश्चन आएगा, सारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह रोक अधिनियम से संबंधित है। 1929 में किसके द्वारा लाया जाएगा? तो आपको याद होगा 29-30 में गांधी इरविन समझौता 31 में है। तो इस समय कौन है? लॉर्ड इरविन। ये महिला और पुरुष को इसी लाइन में करते तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम लोग लिख चुके हैं गवर्नर जनरल की बात। बोलो हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, कि हिंदू महिला में, मुस्लिम में यह अधिनियम की जरूरत नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं को शरीयत अधिनियम के अनुसार से उनको संपत्ति में हक है। महिलाओं के लिए भी हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम कब पारित हुआ? 1937। बोलो इस समय वायसराय कौन था? कौन है? लॉर्ड लिलिथगो ना। और बोलो जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, लॉर्ड ऑकलैंड है। ये आपसे कभी पूछा जाएगा कि बताओ हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किनके द्वारा पारित किया गया, तो आंसर क्या होगा? ऑकलैंड के द्वारा। लेकिन जैसे है क्या कई जगह गवर्नर जनरल वैसे अधिकारी भी कुछ जगहों पर हस्तक्षेप करेंगे, आंसर ऑकलैंड का ही आएगा। तो अब इसमें ध्यान दें, अधिनियम में ये सभी इस तरह से प्रश्न आपको कैसे इसमें पूछे जाएंगे। अब उस प्रश्न के राउंड पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन से आपको लेवल क्लियर हो जाएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार लेसन कंप्लीट खत्म। उसमें 5-6 लाइन जगह छोड़ दीजिए। जब गवर्नर जनरल वाइस अभी बहुत सारे जगह छोड़ दी, ठगी प्रथा का सब छोड़े हुए। लेकिन क्यों छोड़ा है? क्योंकि अभी ठगी प्रथा यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। गवर्नर जनरल जब पढ़ाएंगे तो एक ही काम को कई लोग कर लेगा, तो वहां तो याद हो जाएगा, फिर इधर इन करवा लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, 5-6 लाइन जगह उसमें छोड़ जाइएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने ऑकलैंड लिलिथगो के समय है, लेकिन ऑकलैंड में किया उसको। लिख दीजिए इसमें क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में किसका समर्थन नहीं किया? निम्नलिखित में किसका समर्थन नहीं किया? पहला नंबर पाश्चात्य शिक्षा, दूसरा नंबर बाल विवाह, तीसरा नंबर विधवा व्यवस्था। चॉइस ए केवल 2, चॉइस बी 2-3, चॉइस सी 1-3, चॉइस डी 1 से अधिक सही है, और चॉइस सी इनमें से कोई नहीं। बोला नहीं, पहले प्रश्नों को समझना है। क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही करके आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा। और आपने जो पढ़ा है उसके अनुसार से आपको सोचना होगा। सोच लिया सब? चलिए देख लेते हैं, हाथ उठाना है। कितने बच्चे का ए आंसर लग रहा है? केवल 2। ए बहुत कम लोग हैं। कितने लोग बी लग रहा है? 2 और 3, इसमें बड़ा कम लोग हैं। कितने लोगों को सी लग रहा है? 1 और 3, 1 3 में भी है, मतलब लगता है कोई खाली नहीं जाएगा। कितने को डी लग रहा है? 1 से अधिक सही, इसमें भी है। और कितने को ई लगा? इनमें से कोई नहीं। तुम लोग है कहां रे? तो गजब है। केवल 2, कौन तुम है? चलो कहो, शांति बनाइए। पहले आंसर देख ले, विश्लेषण। हाथ सब उठाएगा, उससे हाथ उठाने से अगला क्वेश्चन का हार्डनेस तय होगा, किस लेवल का दिया जाए। हाथ इसलिए उठाते हैं कि लेवल कहां पहुंचा है उससे अप होना, और हर क्वेश्चन में पहुंच जहां हुआ परीक्षा में रेडीमेड के पेपर नहीं रहना है तुमको। चलिए सिर्फ इनके लिए है, आपको बताना है क्या आंसर लग रहा है इसमें। केवल 2 लग रहा है। राजा राम मोहन राय किसका समर्थन नहीं किए? बोलो पाश्चात्य शिक्षा माने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किए कि नहीं किए? समर्थन किए। हम
लोग को नहीं चाहिए तो ये नहीं होगा, समर्थन किए। बाल विवाह का समर्थन नहीं किए, उन्होंने कहा बाल विवाह नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए बाल विवाह का समर्थन नहीं किए, तो ठीक है। विधवा व्यवस्था का समर्थन किए कि नहीं? हाँ या ना? किए। अच्छा, कितना को लग रहा किए समर्थन किए वाला बताओ, समर्थन नहीं किए वाला बताओ। अरे तुम दोनों उठा दिया, वो दाहिना हाथ है बायां हाथ उठा दिया। हम सब देखते हैं समर्थन किए थे या नहीं किए थे। तुम तो राजा राम मोहन राय बना हुआ है। बैठ जाइए, सुनेगा राजा राम मोहन राय, सुनेंगे बहुत बढ़िया से सुनना है। इस स्टेट नहीं सुनेगा, सेटर कुछ नहीं करेगा, सब पढ़ा हुआ का बेनिफिट उठाता है और सेटर कुछ नहीं करता। आजकल जो मॉडर्न क्वेश्चन सेट जो हो रहा है उसमें सब वही बातें जो कॉपी में लिखी हुई, लेकिन उसमें जिस बच्चे के अंदर ब्रेक डेवलप है, स्थिरता डेवलप है, वो लोग निकल जाता है। हड़बड़ वाला वन लाइनर वाला नहीं निकलेगा। वो पहले विधवा व्यवस्था का मतलब समझता है, विधवा हो कि ना हो। विधवा व्यवस्था माने विधवा हो सती ना हो, तो सती प्रथा के विरोधी थे लेकिन विधवा व्यवस्था के समर्थक थे। और सही आंसर 2 और 3 दोनों। आपको पूछ रहा है राजा राम मोहन राय किसका समर्थन नहीं किए, तो बोलो इस विधवा व्यवस्था का समर्थन किए कि नहीं किए? किए। सती प्रथा का समर्थन नहीं किए, इसलिए बिल्कुल सही आंसर था केवल 2। नहीं समझा रे? अरे नहीं समझा, थोड़ा सा समझो, ध्यान दो। तुम नहीं समझा, हाँ करो, नहीं समझा अच्छी बात है। हाँ मन से खाली बोलना है, समझने के नहीं समझे, झूठ नहीं बोलना, समझा नहीं समझा। बोलो राजा राम मोहन राय सती प्रथा का समर्थन किए कि नहीं? उसको बोलने दो। नहीं किए, सती प्रथा का खराब चीजें हटना चाहिए, समर्थन नहीं किए। तो अगर सती प्रथा का समर्थन नहीं किए तो क्या कहेंगे? विधवा रहे कि मर जाए? रहे। तो विधवा व्यवस्था का समर्थन किए कि नहीं? किए। तो विधवा व्यवस्था का समर्थन किए, कहता है समर्थन नहीं किए, तो इसका किए, तो इसका केवल 2। नहीं समझा बात? बढ़ जाए, बात आया समझ में जी? हाँ तुम लोग मेन है ना व्यवस्था नहीं समझ रहे। विधवा व्यवस्था माने जौन व्यवस्था में विधवा रह के, विधवा व्यवस्था उसको कहें। सती प्रथा का मतलब है कि विधवा न रहने वाला व्यवस्था है। अरे सती प्रथा क्या है? विधवा न रहने वाला व्यवस्था है। विधवा हुई तो साथ शिफ्ट करो। विधवा व्यवस्था का मतलब सती न हो, विधवाओं का व्यवस्था हो। रहे अब आया बात समझे? अगला क्वेश्चन लिखो। कहा नहीं समझ में आ रहा? कहो नहीं, इनको भी नहीं समझ में आया। चलो अच्छी बात है, सुनो पहले ठीक से, पहले एकदम ध्यान से बताएगा। हम चाह रहे हैं कि लोग पढ़े, तो बोलो लोग पढ़े तो हम समर्थक नहीं है अनपढ़ व्यवस्था का कि अनपढ़ नहीं रहने वाले व्यवस्था का? हम चाहते लोग पढ़े तो हम समर्थक हैं अनपढ़ रहने का कि अनपढ़ नहीं रहने का? सती प्रथा होगा तो विधवा रहेगी कि विधवा नहीं रहेगी? विधवा रहेगी। सती प्रथा होगा, पत्नी साथे जल गई, तब विधवा नहीं रहने की व्यवस्था है, राजा राम मोहन राय कह रहे हैं सती प्रथा ना हो माने विधवा नहीं विधवा रहने की व्यवस्था हो, और विधवा रहने की व्यवस्था का नाम क्या होगा? विधवा व्यवस्था हो। तो विधवा व्यवस्था की समर्थक ना है, कारण विधवा रहे, विधवा न रहने का नहीं कर दोस्त, ठीक है ना? चलिए तो क्लियर है सबका ना? ये टर्म पूछा हुआ क्वेश्चन था, अगला नंबर लिखिए। एकदम इतना छोटा में तुम लोग गवाने लगता है, नहीं समझ में आया? विधवा व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? विधवा रहेगा तो सती प्रथा न रहे, तो सती प्रथा के विरोधी, तो समर्थन नहीं बोल रहा, तो सती प्रथा का समर्थन नहीं किए। अरे सती प्रथा का समर्थन नहीं किए तो विधवा रहने का व्यवस्था का समर्थन किए, इसलिए इसका समर्थन किए। तो नहीं वाला सिर्फ कौन है? बाल विवाह। अगला नंबर लिखिए, क्वेश्चन लिखो, लिखे ब्रह्म समाज और आर्य समाज। क्वेश्चन आपको मिक्सअप करेगा तो जो अच्छा पहुंच जाएगा क्वेश्चन। ब्रह्म समाज और आर्य समाज के विचारों में, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के विचारों में अंतर नहीं है। 1 नंबर मूर्ति पूजा के मुद्दे पर, 2 नंबर शिक्षा प्राप्ति के माध्यम के मुद्दे पर, शिक्षा प्राप्ति के माध्यम के मुद्दे पर। अगला नंबर पर्दा प्रथा के मुद्दे पर, चॉइस है केवल 2, चॉइस बी 1 3, चॉइस सी 2 3, चॉइस डी 1 से अधिक सही है, और चॉइस सी कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। परीक्षा में इतना लेवल पे क्वेश्चन रहेगा, ईमान के चलना है, खाली इन्हें की झूठ मत खाली ये स्थापित किया रट के खुश है तो उससे नहीं काम चलेगा। तुमको क्लास में जो समझाते हैं वही प्रश्न बनता है, समझा हुआ, इसलिए आपको खूब गहराई से चाहिए। जिस समय क्लास चल रहा है ब्रह्म समाज आर्य समाज आप समझे हुए हो, तथा दोनों का अगर सिद्धांत चले, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के विचार सिद्धांत में अंतर नहीं है, दोनों इस बात को मान रहे हैं, दोनों में एक मत है, ये चीज है। तो इसमें तीनों अगर रहेगा तो आंसर कोई नहीं हो जाएगा, कोई 1 है कोई 2 है, ऐसा आपको क्वेश्चन है। पहले बताओ प्रश्न समझ में आ गया है? बहुत सुंदर। कितने लोग को इसमें ए लग रहा है? ए हाथ उठाएगा बढ़िया से, कमाल फिर वैसे करता है, माहौल ऐसे कैसे कर लेता है तो उठाओ, हो सकता है तुम्हारा सही हो। चलो एक बार फिर से, कितने लोग ए है? फिर से लास्ट हाथ उठाओ, 3 4 लोग, तुम समझना वापस ले लिया, अच्छा। कितने लोग बी हो? 1 और 3, 1 और 3, चलिए बहुत सुंदर। और कितने लोग सी हो? 2 और 3, अच्छा। कितने लोग डी हैं और कितने लोग ई हैं? इनमें से कोई नहीं, फिर तुम लोग है कहां रे? तो गजब करता है, नहीं करा दो। किसमें हो? या ऊपर ऊपर, तुम बोलो ऊपर ऊपर, ऊपर चल गया, तुम बोलो तब कौन है? सी है, अच्छा 2 3 क्या कर रहा है? पढ़ो तो। ब्रह्म समाज और आर्य समाज के विचार में अंतर नहीं है, मैंने मुद्दा पर दोनों एक चीज कह रहा है, मूर्ति पूजा के मुद्दे पर। बोलो ब्रह्म समाज क्या कहता है? मूर्ति पूजा नहीं करना। आर्य समाज क्या कहता है? मूर्ति पूजा नहीं करना। क्यों? आर्य समाज कहता है वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं था, तो मूर्ति पूजा के मुद्दे पर दोनों का विचार एक है कि अलग अलग? एक है, तो अंतर है कि अंतर नहीं है? अंतर नहीं है, तो ये ठीक होगी बात, समझते जाओगे? विचार में अंतर नहीं है, अंतर नहीं है का मतलब दोनों के विचार में समानता है, और समानता है मूर्ति पूजा के मुद्दे पर, दोनों के विचार में समानता है कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। दूसरा को शिक्षा प्राप्ति के माध्यम के मुद्दे पर समानता है कि नहीं? याद करो, ब्रह्म समाज कहता है शिक्षा प्राप्ति अंग्रेजी होना चाहिए, आर्य समाज संस्कृत होना चाहिए। अंतर है कि नहीं है? हमें नहीं पहचानना आती क्या? अब पढ़ो पर्दा प्रथा के मुद्दे पर,
ब्रह्म समाज क्या कहता है? पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए। आर्य समाज क्या कहता है? वैदिक काल में भी पर्दा प्रथा नहीं था। तो मुद्दे में अंतर नहीं है। सही आंसर बी 1 और 3। बढ़ जाओ। कितना चटनी क्वेश्चन है, तुम लोग सारा सिद्धांत पढ़ लिया अब तब कह जाए काची पूछ रहे दो क्यों चले हैं? क्योंकि इससे हाई लेवल के 20 को पूछेंगे। अब तब बुद्धि तुम्हारा कितना चल रहा है ना, उससे मॉडर्न ठीक ठाक हो जाएगा। तो पहले बताओ आज का क्लास क्लियर है? सुन लीजिए, कल से ध्यान दीजिए। करंट के फेस के लिए थोड़ा और इसलिए इकोनॉमी इधर नहीं ले रहा है कि थोड़ा उसको करंट से जोड़ना है। इधर आपके जो है 2-3 दिन के अंदर टीचर आ जाएंगे पॉलिटी वाले, और पॉलिटी चलेगा तो उस बीच में थोड़ा हमको टाइम मिलेगा, तो करंट थोड़ा और अपडेट कर देंगे आपका। अभी कल से रूटीन आपका रख रहा है फिजिक्स को मैकेनिक्स से शुरू करो। तो कल से फिजिक्स राउंड में शुरू कर रहे हैं 2000, और दूसरी घंटी बिहार स्पेशल एज इट इज है, और तीसरी घंटी मॉडर्न है। तो पहली घंटी हमको बिहार स्पेशल कर दे,